हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी समय लिया। इन द फॉर्म ऑफ बेरुवारी केस, देन केशवानंद भारती केस, देन एसआर बोम्मई केस, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और फाइनलाइज किया। लास्ट में फाइनल डिसीजन आया कि प्रियम्बल एक अभिन्न अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए जानते हैं प्रियम्बल क्या है और ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो प्रियम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन का है। जैसे कि हमारी बुक्स में इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है जो पूरी बुक के बारे में बताता है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या ये प्रीफेस है। इसमें समरी या एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे क्या अथॉरिटी है, कहाँ से इसको डिराइव किया गया है और ये क्या स्थापित करना चाहता है और किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये प्रियम्बल की मेन लाइन्स हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice liberty equality fraternity, इनसे टाइप्स हो गए। In our Constituent Assembly this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये 26 नवंबर 1949 को दिया गया, अडॉप्ट किया गया है और ये फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारा प्रियम्बल जो है वो दो मुख्य पर्पस, दो मेन पर्पस सॉल्व करता है। सबसे पहले ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया, indicates the source from which constitution has been derived। नेक्स्ट इट्स ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स जो ये हासिल करना चाहता है या फिर क्या प्रमोट करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट, सोवरन। सोवरन क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब इंडिपेंडेंट। ये स्टेट जो है, हमारा भारत देश जो है, ये किसी के भी अंडर आके, किसी के भी अधीन आके कार्य नहीं करेगा। स्टेट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर ये कानून बना सकता है और किसी भी एक्सटर्नल पावर के इन्फ्लुएंस में आए बिना। ठीक है। इंडिया, इट ऑल्सो टेल्स दैट इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है और किसी के अंडर भी नहीं आता है। ये एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद देश है और किसी के भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ये कानून नहीं बनाएगा। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इसके ऊपर भी कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अपने सारे कानून बना सकता है, अपने सारे कार्यों को कर सकता है जो कि अंदरूनी है या फिर बाहरी है। इंडियाज डिक्लेरेशन टू कंटिन्यू हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। अब आज़ादी के बाद भी इंडिया एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक मेंबर था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? जो जो टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई की, उनको एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का टैग मिला, एक ग्रुपिंग का नाम भी दिया गया, जो जो जहाँ जहाँ वो रूल करते थे। तो इंडिया भी उसमें शामिल हुआ। इंडिया के जो जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कुछ इसमें से अपोज करते थे कि आज़ादी के बाद भी हम उनका पार्ट क्यों हैं। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये हमारा दुनिया से जुड़ने के लिए एक माध्यम है, बल्कि ना कि हम लोग किसी के अधीन आ जाएंगे। तो ये एक एग्रीमेंट होगा हमारी अपनी मर्जी से, जो कि हम लोग कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स, सोशलिज्म आपने सुना होगा, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे सारे वर्गों के लिए जो भी काम होगा उसको सोशलिज्म का नाम दिया जाता है। जो भी हमारे सोशल वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे वो इसके अंडर आएंगे। जैसे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये वर्ड ऐड किया गया, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर। बट उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 39B एंड 39C की फॉर्म में। तो सोशलिज्म क्या कहता है? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी माध्यम है जिससे कि हमारे इंडिया में सामान बनाए जाएंगे, कुछ भी उत्पाद होगा, तो उनमें राष्ट्रीयकरण होगा, मीन्स सरकार उनको चलाएगी और प्राइवेट कोई भी काम नहीं होगा। बट इंडिया का सोशलिज्म इज टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो नहीं खत्म करेगा, लेकिन ये वही काम करेगा जो हमारे इंटरेस्ट ऑफ द, हमारे देश के हित के लिए होगा। अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर,
नेशनलाइजेशन भी होगा प्रॉपर्टी का, इंडस्ट्रीज भी आएंगी, लेकिन सारे वर्गों का ध्यान में रखते हुए, टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ दोनों साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन जो आई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज आई हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ी हैं, उसकी वजह से हमारे देश की स्थिति भी काफ़ी सुधरी है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर काम करेगा, जिसमें कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भी मेन उद्देश्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्युलर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सेक्युलर वर्ड ऐड किया है। सेक्युलर मीन्स सारे धर्मों को बराबर का हक दिया जाएगा, एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, और किसी भी एक धर्म को हमारा भारत का, हमारे स्टेट का धर्म नहीं माना जाएगा। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द ग्लोइंग अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सिर्फ इंडिया की डेमोक्रेसी में ही सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया है, बल्कि इसे पड़ोसी जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके सबके एक रिलीजन है जो कि इनको एक स्टेट रिलीजन का दर्जा देते हैं। तो हमारा सेक्युलर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15 जो कि कहता है कि स्टेट की धर्म के नाम पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। देन आर्टिकल 25 से 28 क्या करते हैं? सारे इंडिविजुअल को आज़ादी देते हैं प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन बिना किसी पार्शियलिटी के। ठीक है, स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ सोशल रिफॉर्म। स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस पर अफेयर में, ताकि लोगों की स्थिति में सुधार किया जा सके। स्टेट के अंडर रिलीजन आएगा। ठीक है, स्टेट को, रिलीजन को स्टेट की बात माननी पड़ेगी अगर वो सामाजिक कल्याण के फॉर्म में है। तो स्पेशल फीचर इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या है कि स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटीज को अपना कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी क्या है? preamble envisages its democratic not only from a political standpoint but also from a social standpoint। ना कि हम लोग एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर सोशल डेमोक्रेसी भी है। सोशल डेमोक्रेसी मीन्स सबको आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? समान अधिकार दिए गए हैं, अपना हक, अपने बराबर के अधिकारों को मिलने के लिए, अपना सारी जितने भी अधिकार हैं उनको बराबरी से इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे हमें हमें डेमोक्रेसी हमको अधिकार देती है। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, हम लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार हमारे लिए काम करती है। तो पीपल ऑफ इंडिया अपनी संप्रभुता किस तरह से बनाते हैं? वो लोग सरकारें चुनते हैं और सरकारें उनके बेस पर काम करती हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी होते हैं और यूनियन के हेड ऊपर, और जैसे कि स्टेट में गवर्नर होते हैं वैसे सेंटर पर प्रेसिडेंट होते हैं। ये चुने जाते हैं सरकारों द्वारा, एंड नीदर ऑफ देम कैन एक्सरसाइज एनी पॉलिटिकल फंक्शन विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जनता को, पीपल को, उनकी बिना एडवाइस के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। कौन है? लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तीन चीज की निर्धारित करती है: रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, लोगों का चुनाव करना, लोगों को रिप्रेजेंट करना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को देना जो उनके लिए, हकों के लिए काम करे, अकाउंटेबिलिटी। और जो सरकार बनेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्म में, जो कामकाज किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये तीन मेन फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। कौन कौन से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, responsible government and accountability of the ministers of the legislature। ओके, नेक्स्ट, रिपब्लिक। ये भी हमारे प्रियम्बल में वर्ड ऐड किया गया है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो हमारे हेड हैं, जो हमारे सबसे टॉप, सबसे हेड हैं, उनको किस तरीके से चुना गया है। जैसे कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में मोनार्की होती है या फिर रिपब्लिक होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है, मतलब डेमोक्रेसी का जो हेड होगा हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट का, वो मोनार्क होगा या रिपब्लिक होगा। मोनार्क का मतलब वो हेरिडेटरी होगा, वो एक राजा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, वो हेड बना रहेगा सालों साल, जैसे कि ब्रिटेन और जापान में होता है। लेकिन रिपब्लिक क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कुछ समय के लिए वो चुने जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, फिर उनकी जगह पर कोई और आता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज।
मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिकों को लिबर्टी देती है। किस चीज़ की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, किसी भी धर्म में विश्वास कर सके, वर्शिप पूजा कर सके थ्रू फंडामेंटल राइट, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड्स किससे लिए गए हैं? फ्रेंच रिवोल्यूशन से। अब नेक्स्ट वर्ड है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है? हर तरह की इक्वलिटी, बराबर, जिससे कि किसी के अधिकारों का हनन ना हो सके। तो इक्वलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के सेक्शन को उसके अधिकारों का हनन ना हो पाए, इसीलिए प्रियम्बल ने इक्वालिटी दी है, प्रोविजन रखा गया है इक्वालिटी का सिविल, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के फॉर्म में। तो सिविक इक्वालिटी किस फॉर्म में आती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं, आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है, जिससे कि सबको अपने अधिकारों का बचाव करने के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हटाता है, टाइटल्स किसी को नहीं मिलेंगे, सब बराबर हैं, किसी को स्पेशल नाम नहीं दिया जाएगा। तो ये सब सिविक इक्वलिटी में आते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या आते हैं? जैसे कि इलेक्टोरल रोल्स में कोई भी एलिजिबल नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। सबको बराबर इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, खड़े होने का, लोकसभा और इलेक्शंस में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में बराबर का अधिकार मिलेगा। अब इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली आर टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मींस जो भी 18 साल से ऊपर हैं सबको बराबर का अधिकार मिलेगा वोटिंग करने के लिए। इसकी किसमें लिखा गया? आर्टिकल 326 में। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग प्रोविजंस सीक टू अचीव इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी किस किससे होती है? हमने सिविक पढ़ लिया, ठीक है, ये इकोनॉमिक हो गया, सिविक हो गया, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सिविक एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिक्योर करते हैं सबको बराबर का वेजेस मिलने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबको बराबर हक है अपना, अपने आप को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी के पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा, ये भी प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो आर्टिकल 51 ए में बताया गया हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कि हमें प्रमोट करना है भाईचारा, हारमनी, तो एक दूसरे के साथ एवं पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल में दो तरह की फ्रेटर्निटी बताएगी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हमें दो फ्रेटर्निटी एश्योर्स टू थिंग, दो चीजें बताती है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल में आत्मसम्मान एंड हमारे देश की एकाग्रता, एकता है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये किससे ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, जस्टिस। अब जस्टिस इंश्योर किया गया है प्रियम्बल में। किस तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, आदमी हो या औरत, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस, सबको बराबर अपने काम करने, किसी को भी इनइक्वालिटी से वेजेस नहीं दिए जाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन वेल्थ, किसी को भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा वेजेस नहीं मिलेंगे। इनकम एंड प्रॉपर्टी सबको बराबर के हिसाब से मिलेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही वेल्थ मिलेगा, उतना ही इनकम मिलेगा, उसके मेहनत के हिसाब से किसी को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस, दे शुड हैव पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जैसे कि और सबको एडल्ट सफरेज के बेसिस पर सबको वोट डालने का, सबको लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिलेगा। ये सब पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। तीन तरह के जस्टिस प्रियम्बल में मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट, अब प्रियम्बल। प्रियम्बल को एक अभिन्न भाग बताने में सुप्रीम कोर्ट को बहुत टाइम लग गया। जैसे कि सबसे पहले बेरूबरी यूनियन केस 1960 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पसेस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? जनरल प्रोविजन बताता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर, उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसकी चाबी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो नॉट द सोर्स टू प्रोहिबिट द पावर। किसी को भी पावर का जो भी रूल कर रहे हैं उनके पावर को रोकने का अधिकार नहीं है, विच इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये पार्ट नहीं है तो एनफोर्सेबल नहीं है। अगर पार्ट होता तो ही हम एनफोर्स कर सकते थे। ठीक है, ये बेरोबारी केस में किया गया। फिर 1973 में 13 साल बाद केशवानंद भारती केस हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने पुराना डिसीजन अपना बदल दिया। उन्होंने बोला प्रियम्बल पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में एक जो ओवरव्यू रखा गया है, जो इंट्रोडक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सारा, वो ध्यान में रख के वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर सारा कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है। तो एक प्रियम्बल एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल मे नॉट बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, लॉ का भले ही पार्ट ना हो, लेकिन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द सेम मैनर एज इट ऑफ अदर पार्ट्स। जैसे कि सारे पार्ट्स लिए गए हैं, उसी तरीके से प्रियम्बल को भी लिया गया है। प्रियम्बल वॉज इंसर्टेड टू इंश्योर दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी बिटवीन प्रियम्बल एंड अदर पार्ट्स, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। देन एस आर बोमई केस में बोला प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये 3 केस आते हैं। सबसे पहले फरवरी 1960, 1973 में केशव नंदा भारती, देन 1994 में एस आर बोमई केस, ठीक है। नेक्स्ट, अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेंड किया जा सकता है? जब केशव नंदा भारती केस में बोल दिया गया कि प्रियम्बल एक अभिन्न अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रियम्बल भी मॉडिफाई कर किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट बेसिक फीचर्स को छोड़कर सब कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसीलिए प्रियम्बल अमेंड कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटेड टू द प्रियम्बल, ये वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी।